हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोशल साइंस लर्नर्स टुगेदर। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी स्टडी और रिवीजन टाइम टू टाइम कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करा था क्लास 9th का हिस्ट्री चैप्टर 3 नाजीवाद और हिटलर का उदय। आज की वीडियो में अगेन आपके साथ उसी चैप्टर का पार्ट 2 शेयर किया जाएगा। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, क्योंकि जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे, आप पूरा कंसेप्ट नहीं समझेंगे, आपको अगले पार्ट्स समझ में नहीं आएंगे। और अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले आप पार्ट 1 देखिए, क्योंकि तभी आपको दूसरा पार्ट इसका समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, कल की वीडियो में हमने करा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का पूरी कंडीशन देखी थी, और साथ में देखा था कि जो जर्मनी था आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसकी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी। उस पर वारसराय नामक एक ट्रीटी मतलब संधि थोप दी गई थी, जिसने पूरी तरीके से जर्मनी को तोड़ दिया था। और उसके लिए जो पूरा रिस्पॉन्सिबल समझा जा रहा था वो वाइमर गणराज्य को, यानी कि वाइमर रिपब्लिक को समझा जा रहा था। वाइमर रिपब्लिक के सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, जैसे एक कमज़ोर जर्मनी उस समय था अस्तित्व में, आर्थिक महामंदी जैसी समस्या थी। और यहाँ पर एक और फैक्ट क्या था कि जर्मनी को उस समय अमेरिका ने डॉफ्स योजना के द्वारा इस सब कंडीशन से बाहर निकालने के लिए प्लानिंग की थी। तो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर किया जाएगा कि कैसे फाइनली अब जो नाज़ीवाद का हिटलर था, ठीक है, जो हिटलर था वो कैसे अस्तित्व में आया, उसका उदय कैसे हुआ। तो इसके लिए ज़रूरी है, तो हम सबसे पहले हिटलर का एक जो उसकी हिटलर की अगर हम बात करें अस्तित्व या उसका जीविका, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो था, हिटलर का जन्म 1889 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। ठीक है, ऑस्ट्रिया के नाम से आपको याद आएगा जब आप क्लास 10th में एक चैप्टर करेंगे फ्रांस की क्रांति, सॉरी, जो आपने क्लास 9th में करा है फ्रांस की क्रांति, तो वहाँ पर आपने इसका नाम सुना होगा और आपको याद आना चाहिए कि ऑस्ट्रिया से रिलेटेड वहाँ पर क्या था। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आपको ईयर याद रखना है, हिटलर का जन्म कब हुआ था, 1889 में, और कहाँ पर हुआ था, ऑस्ट्रिया में हुआ था। सबसे पहले ना वो फौजी भर्ती के लिए उसने अपना नाम लिखवाया था। वो शुरुआत से ही बचपन से इसी टाइप का था। उसके बाद उसने एक संदेशवाहक का काम किया था और कारपोलेल बना। उसके बाद हिटलर जो थे उन्होंने 1919 में जर्मन वर्कर्स पार्टी नामक छोटे से समूह की सदस्यता ली। आपने यहाँ पर ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो हिटलर थे वो 1919 में जर्मन वर्कर्स पार्टी नामक एक छोटे से समूह की सदस्यता ली थी। और आगे चलकर आप देखेंगे कि जर्मन वर्कर्स पार्टी को हिटलर ने आगे नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नाम दिया था। सोशलिस्ट पार्टी का नाम बदलकर बाद में नाजी पार्टी हो गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे हिटलर ने इस तरीके से जो जर्मन वर्कर्स पार्टी थी, पहले उसको नेशनल सोशलिस्ट पार्टी और उसके बाद उसको नाजी पार्टी में चेंज किया। हिटलर ने ना 1923 में बवेरिया पर कब्जा करने की योजना बनाई थी, लेकिन अगर आपको बोला जाए कि शुरुआत में ही वो इतना सक्सेस हुआ था तो ये बिल्कुल भी नहीं है। शुरुआती दौर पर उसको वो सफलता नहीं मिली थी जो मिलनी चाहिए थी। ठीक है, राइक्सटॉक के चुनावों में उसको मात्र 26% वोट मिले थे, लेकिन वहीं पर उसके भाषणों को सुनकर, अब बोल लीजिए उसके स्पीच को सुनकर बोल लीजिए, लोग इतना अट्रैक्ट उससे हुए, लोग उसकी बातों में इतना आने लगे कि 1932 में जाकर वो 26% 37% में चेंज हो गया। और आपको यहाँ पर 1 मार्क का एक और इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो यही है, ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है। जो नाजी का झंडा था, जो फ्लैग था, उस पर स्वास्तिक छपा हुआ था और जिसका रंग था लाल। तो यहाँ पे हमने नाजी झंडे के बारे में डिस्कस कर लिया। पहला स्वास्तिक का साइन बना हुआ था और दूसरा वो रेड कलर का था। अब हिटलर के सामने सबसे बड़ी बात तो यही थी ना कि वो लोकतंत्र को कैसे ध्वंस करे, कैसे उसको हटा दे, उसका विघटन करे। देखिए हिटलर के बारे में ना आप बुक में भी देख लीजिए, आप कहीं पर भी सर्च कर लीजिए, यही आएगा कि वो अपने भाषणों से सबसे ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करता था। जिस समय हिटलर अस्तित्व में आए थे ना, उस समय जर्मनी पूरी तरीके से टूट चुका था। आर्थिक स्थिति उसकी ख़राब हो चुकी थी, उसकी पॉलिटिकल पावर्स बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। क्योंकि
उसके जितने भी आय के साधन थे, कहीं ना कहीं मित्र राष्ट्रों ने इस पर कब्जा कर लिया था। तो अब ऐसे में ना जो हिटलर था वो लोगों को विश्वास दिलाने लगा अपने भाषणों के थ्रू कि इन सब कंडीशन से अगर तुम्हें कोई बचा सकता है तो सिर्फ मैं हूँ। तुम मेरी हिटलर पार्टी को, मतलब मेरी नाज़ी पार्टी को आगे लेकर जाओ, और एक दिन हम फिर से जो हमारी खोई हुई इज्जत है, जिसको जर्मनी की जो पूरे वर्ल्ड में पूरी की पूरी कंडीशन ख़राब हो गई थी, उसको वापस मैं लौटा कर लाऊंगा, तो लौट कर लाऊंगा। तो यहाँ से लोगों का उसकी तरफ ट्रस्ट बढ़ता गया, क्योंकि वो समय ऐसा था जब आम जनता खाने के लिए भी परेशान थी। क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ना आम लोगों की अपेक्षा जो सैनिक लोग थे, कल की वीडियो में भी आपको बताया था, उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलने लगी थी। और हिटलर भी कहीं ना कहीं अपने लिए एक सेना की तैयारी कर रहा था जो आगे चलकर उसको काम आए, वर्ल्ड में उसकी पावर को दिखाने के लिए। तो अब हम सबसे पहले जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वो करेंगे लोकतंत्र का ध्वंस। 30 जनवरी वो कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ? तो 30 जनवरी 1933 को, 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर का पदभार संभालने का न्योता दिया। आपने यहाँ पर ध्यान रखना है, प्रेसिडेंट कौन थे? हिंडनबर्ग। और कौन सी ईयर और डेट की बात है ये? 30 जनवरी 1933 को। तो उस समय ना जब राष्ट्रपति हिंडनबर्ग को भी लगने लगा कि अब मेरे हाथ से पूरी पावर जा रही है, कोई बेनिफिट मुझे नहीं मिलने वाला और ना ही मुझसे जर्मनी की कंडीशन कंट्रोल हो रही है, तो अच्छा है कि मैं खुद ही इसको जो पावर से वो दे दूँ। तो उन्होंने 30 जनवरी को 1933 को इनवाइट कर दिया उसको, हिटलर को, कि आओ और भैया आप अपनी पावर संभाल लो। आपके लिए यहाँ पर यह भी इम्पॉर्टेंट है कि जर्मनी में ना चांसलर का पद मंत्रिमंडल में सबसे शक्तिशाली पद था। 28 फरवरी 1933 को, देखिए 30 जनवरी से अब हम कहाँ पहुँच गए हैं? 28 फरवरी में, और ईयर सेम है हमारा 1933 को जारी किया एक अग्नि अध्यादेश, जिसको फायर डिग्री बोला जाता है। उसके ज़रिए ना अभिव्यक्ति, प्रेस एवं सभा करने की आज़ादी जैसे नागरिक अधिकारों को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया। आपको यहाँ पर आपको टॉपिक याद रहेगा कि किस तरीके से हिटलर ने लोकतंत्र को ध्वंस करा, उसको कैसे समाप्त किया। तो जब आपने लोगों आम जनता के अधिकार ही छीन लिए तो फिर तो लोकतंत्र बचता ही नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में आम नागरिक के अधिकार सुरक्षित होते हैं। फिर उसके बाद नाज़ी शासन ने कुल 52 किस्म के लोगों को अपने दमन का निशाना बनाया था। आप सोचो कि नाज़ी में केवल यहूदियों को ही अपना निशाना बनाए तो बिल्कुल गलत है। यहूदियों के साथ तो उसने अमानवीय, मतलब जो अत्याचार थे उसकी कोई अथा, मतलब कोई उसका तोड़ ही नहीं था। लेकिन उसके साथ साथ यहूदियों के साथ साथ उसने टोटली 52 किस्म के लोगों को अपने दमन का निशाना बनाया था लोकतंत्र का ध्वंस करने के लिए। अब आते हैं हम फरवरी के बाद 3 मार्च 1933 की। 3 मार्च 1933 को प्रसिद्ध विशेष अधिकार अधिनियम इनेबलिंग एक्ट पारित किया गया था। एक एक्ट पारित किया गया था जिसको इनेबलिंग एक्ट कहा जाता है, वो पारित किया गया था 3 मार्च 1933 को। देखिए यहाँ पर आपको 3 इंपॉर्टेंट डेट पता चली। एक 30 जनवरी 1933, जिसमें चांसलर का पद संभालने के लिए हिंडनबर्ग ने उनको न्योता दिया था। दूसरा हमने करा 28 फरवरी 1933 को, जिसमें अग्नि अध्यादेश यानी कि फायर डिग्री जारी किया गया और नागरिकों के अधिकार, जिसमें अभिव्यक्ति, प्रेस एवं सभा करने की आज़ादी जैसे नागरिक अधिकारों को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया था। और साथ में 52 किस्म के लोग, तीसरा आई थी हमारी डेट 3 मार्च 1933 को इनेबलिंग एक्ट पारित किया गया था। एक्चुअल में अब इनेबलिंग एक्ट क्या था? इनेबलिंग एक्ट था जर्मनी में तानाशाही स्थापित की, यानी कि अब पूरी तरीके से जर्मनी में आपकी तानाशाही स्थापित हो गई। और तानाशाही आपको पता ही क्या होता है, जहाँ पर एक पार्टी या एक व्यक्ति का पूरा कंट्रोल चलता है। आम जनता की इसमें कोई एक तरीके से कह सकते हैं हम रोल ही नहीं होता है, क्योंकि उसके अधिकारों को ही छीन लिया तो फिर वो क्या रोल निभाएगा। फिर उसके बाद क्या होता है, जर्मनी में गैस्टापो, जो कि गुप्तचर पुलिस राज्य थे, एसएस अपराध नियंत्रण पुलिस और सुरक्षा सेवा एसडी, इन सब का गठन किया गया। क्योंकि अब हिटलर का मोटिव था शासन करने के बाद एक शक्तिशाली सेना का संगठन करना, जिससे कि वो आगे अपने राष्ट्र के साथ जो हुआ था ना उसका बदला ले सके। तो
अब यहाँ पर हिटलर ने कैसे पुनर्निर्माण किया, यानी कि जो कंडीशन थी, आपको पहले बताया कि भाई आर्थिक स्थिति जर्मनी की पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी थी। तो अब कहीं ना कहीं हिटलर ने सोचा अब जर्मनी को ना फिनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग करना होगा, और फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसने पुनर्निर्माण की योजना बनाई। पुनर्निर्माण की योजना में उसने सबसे पहले अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक की तरफ ध्यान दिया। तो इसके लिए उसने सबसे पहले अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए उसने जिम्मेदारी सौंपी एक अर्थशास्त्री जिनका नाम था हॉलमार। आप याद रखेंगे, अर्थशास्त्री था हॉलमार शाक्ट, उनको सौंपी। और हॉलमार शाक्ट ने क्या करा, रोजगार संवर्धन कार्यक्रम के जरिए, इम्पॉर्टेंट है रोजगार संवर्धन कार्यक्रम, इसके जरिए जो कि सरकारी पैसों से चलाया जाता है। यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो रोजगार संवर्धन कार्यक्रम था ये चलाया जाता था सरकारी पैसों से। उसमें 100% रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया, क्योंकि जिस समय आर्थिक महामंदी आई थी और जर्मनी की कंडीशन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त थी, उस समय ना क्या था कि लोग रोजगार की तलाश में घंटों लाइनों में खड़े रहते थे, उनके पास काम ही नहीं होता था करने के लिए। तो सबसे पहले हॉलमार शाक्ट ने बोला कि भाई सबसे पहले तो हमें लोगों को रोजगार प्रोवाइड करना होगा, और इसके लिए सबसे पहले हम प्लानिंग करेंगे रोजगार संवर्धन कार्यक्रम, जिसके अंडर हम 100% कार्यक्रम रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखते हैं। उसके बाद जर्मन सुपर हाईवे और जनता की कॉरफैक्स वैगन इस रोजगार संवर्धन कार्यक्रम की देन थी। देखिए यहाँ पर उसने ना इन जो ये रोजगार संवर्धन कार्यक्रम था इसके अंदर 2 काम शुरू करे थे, एक जो जर्मन सुपर हाईवे और दूसरा जनता की कार फॉक्स वैगन। जर्मनी ने ना 1933 में लीग ऑफ नेशन से अपना पल्ला झाड़ लिया। जैसे कि आपको याद होगा जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था तो पूरे वर्ल्ड के लिए कह सकते हैं हम शांति बनाने के लिए लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई थी। तो वहाँ पर जर्मनी भी उसका मेंबर था। तो जर्मनी ने कहा मुझे नहीं बनना और मैं इससे अपनी जो सदस्यता है वो वापस लेता हूँ, और ऐसा हुआ था 1933 में। ये पूरा टाइम पीरियड अभी 1933 का ही चल रहा है, जब से हिंडनबर्ग ने उनको चांसलर का पद सौंपा हिटलर को, तब से लेकर अब तक का जब लीग ऑफ नेशन से उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया। जर्मनी ने 1936 में, अब हम 33 के बाद सीधा कहाँ पर आए गए, 36 में राइनलैंड पर दोबारा कब्जा कर लिया। और राइनलैंड आपको याद होना चाहिए, लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर भी करा था, राइनलैंड एक इम्पॉर्टेंट क्षेत्र था जहाँ पर निज संसाधनों वाले राइनलैंड था जर्मनी का, उस पर मित्र राष्ट्र ने अपना कब्जा कर लिया था। तो अब जर्मनी ने क्या करा, उसको फिर से अपने अंडर कर लिया राइनलैंड को। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि एक बहुत अच्छा वक्ता था, स्पीकर था, तो ऐसे ऐसे स्ट्रॉन्ग उन्होंने नारे देते जिसमें एक था एक जन एक साम्राज्य और एक नेता का नारा। ये इम्पॉर्टेंट है, 1 मार्क के लिए कई बार पूछा गया है कि एक जन एक साम्राज्य और एक नेता का नारा किसने दिया था। आपको ऑप्शन दिए जाएंगे तो आपको याद रखना चाहिए जर्मनी में हिटलर ने द्वारा दिया गया था या नाजी पार्टी द्वारा दिया गया था। इनका मोटिव ही ये था, एक जन एक साम्राज्य और एक नेता, तानाशाही को स्थापित करना। अब हम चलते 1936 से 1938 की तरफ। तो 1938 में देखें, अब इसने राइनलैंड पर कब्जा किया 36 में, उसके बाद ऑस्ट्रिया में कब्जा कर लिया, एक तरीके से अपने में मिला लिया था। ऑस्ट्रिया के बाद जर्मन भाषी स्वीडनलैंड प्रांत पर कब्जा किया, उसके बाद पुनः चेकोस्लोवाकिया को भी हड़प लिया। देखिए एक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हो रहा था, हिटलर से सारी चीज़ें छीनती जा रही थी, लेकिन जर्मनी से सारी चीज़ें छीनती जा रही थी, जगह छीनती जा रही थी, लेकिन जैसे हिटलर आया धीरे धीरे उसने वापस उन सबको हड़पना शुरू किया। अब देखिए जब हम ऊंचाइयों पर होते हैं ना तो कई बार हम बहुत ज़्यादा उड़ने लगते हैं, जैसे कि होता है, तो वही हिटलर के साथ हुआ। उसने जोश में अपना होश खो दिया, और ऐसा ही एक आप देखेंगे कि कैसे जब उसकी जो जीत चल रही थी हार में बदलती गई। चेकोस्लोवाकिया को कब्जा करने के बाद अब बात आती है पोलैंड पर। जर्मनी ने पोलैंड पर 1939 पर हमला किया था। इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि पोलैंड पर कब हमला किया गया, 1939 पर। उसके बाद आती है बात सितंबर 1940 की, जिसमें जर्मनी ने इटली और जापान के साथ एक त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि 1940 में यानी कि 1940 में जर्मनी ने कौन सी 2 कंट्रीज़ के साथ मिलकर एक त्रिपक्षीय यानी कि ट्रायंगुलर जैसे कह सकते हैं 3 कंट्रीज़ उसमें शामिल थी ट्रीटी पर सिग्नेचर के, तो वो थी 1940 की, जिसमें शामिल थे 3 कंट्री, एक जर्मनी, इटली और जापान।
जून 1941 में जर्मनी ने सोवियत संघ पर हमला कर दिया। और सोवियत संघ पर हमला करना हिटलर की एक ऐतिहासिक भूल थी। क्यों भूल थी? क्योंकि अब जर्मनी ने सोचा कि जैसे सब लोग मेरे कब्जे को कंट्रोल कर रहे हैं ना अपने अंदर, ऐसे ही ना रूस भी, सोवियत संघ भी शांत हो रहेगा। लेकिन सोवियत संघ ने इस चीज़ को हल्के में नहीं लिया और आप देखोगे कैसे जर्मनी की जो जीत थी वो हार में तब्दील होती गई। अब सोवियत संघ की सरकार ने ना, सोवियत संघ की सेना ने स्टालिनग्राद में जर्मनी की सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था और एट लास्ट द्वितीय विश्व युद्ध मई 1945 में हिटलर की पराजय और जापान के हिरोशिमा शहर पर अमेरिका परमाणु बम गिरने के साथ खत्म हुआ था। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि सबसे पहले तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था आपका मई 1945 में। वो था जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिरा दिया था। और इसी के साथ आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड खत्म होता है और यहीं से ख़त्म होता है आपका हिटलरपंथी, यानी कि जो उसकी एक युद्ध करने की पूरी उसने चेन चलाई थी और जिसमें वो सभी कंट्रीज़ को शामिल किए हुआ था, वो सारी की सारी फैक्ट्स इसमें समाप्त हो गई। अब हमारा इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक आता है नाज़ियों का विश्व दृष्टिकोण। तो नाज़ियों का विश्व दृष्टिकोण क्या था, इसको करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि देखिए मैं आपको पहले भी बताया कि इस चैप्टर को अगर हम एक साथ करेंगे तो वो ना कन्फ्यूज़ हो जाओगे आप धीरे धीरे इस चैप्टर को करिए, जिसमें हमने फर्स्ट वीडियो में हमने करा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, साथ में आपका वारसराय की संधि, वाइमर गणराज्य। आई होप वो चारों टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद सेकेंड वीडियो में, आज के पार्ट में हमने करा कि हिटलर का उदय कैसे हुआ था, नाज़ीवाद और हिटलर के उदय वाले चैप्टर में, कि फाइनली जो हिटलर था वो अस्तित्व में कैसे आया था, उसने किस तरीके से नाज़ी पार्टी का गठन किया था, किस पार्टी को चेंज किया था, उसका क्या क्या, उसने कौन कौन सी जगह को उसने वापस अपने कंट्रोल में किया था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति। नेक्स्ट यानी कि कल की वीडियो में आपके साथ इसका फाइनल जो टॉपिक्स होंगे वो हो जाएंगे, यानी कि एक और आपका वीडियो इसके साथ शेयर किया जाएगा जिसमें क्या जाएगा नाज़ी का विश्व दृष्टिकोण, यानी कि विश्व को नाज़ी कैसे देखता था, जर्मनी किस तरीके से बाद में देखने लगा था। और साथ में आपका इसी के साथ आपकी जो ये चैप्टर होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। और मेरी कोशिश रहेगी कि नाज़ी और हिटलर का उदय की जो पूरा चैप्टर के साथ क्लियर करने के बाद, डिस्कस करने के बाद, मैं आपके साथ इसे क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करूं, ताकि आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर तैयार हो जाए और आपकी पढ़ाई में, ये आपके पेपर में जब भी आए, आप इसके फुल मार्क्स ले सको। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने चैनल सोशल साइंस लर्नर्स टुगेदर में। और फ्रेंड्स, मैं आपको हर बार बोलती हूँ, आप अच्छे से स्टडी करो, रिवीजन करो, क्योंकि यही आपके काम आएगा। आप जितना टाइम इधर उधर वेस्ट करोगे तो वो आपके लिए घातक ही है। अभी जो टाइम है ना, अब दिसंबर स्टार्ट हो चुका है, अब आपके जो एग्ज़ाम्स हैं उनको आने में ज़्यादा टाइम लगेगा ही नहीं। तो आप अभी से अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए 10th क्लास के लिए। जो बच्चे ना 9th से अच्छी स्टडी करते हैं उनके लिए 10th को करना ना बहुत बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि वो शुरुआत से ही मेहनत करना सीख जाते हैं। तो आप भी अभी से लग जाइए और 10th क्लास के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए, ताकि आप अच्छे अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने चैनल सोशल साइंस लर्नर्स टुगेदर में। और प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए फ्रेंड्स। आप जब एक बार सब्सक्राइब करते हो ना, जब मैं अपने सब्सक्रिप्शंस बढ़े हुए देखती हूँ तो मुझे बहुत मोटिवेट मिलता है और मुझे लगता है कि मेरी ये वीडियोस आपके कहीं ना कहीं काम आ रही हैं और एक नया वीडियो बनाने की इच्छा जो है वो तीव्र हो जाती है।